ये पॉइंट देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर 2024 इसके दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत कितने वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों के कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों पर कोचिंग केंद्र में प्रवेश पर रोक लगा दी है। साथ ही 10th क्लास पास करने से पहले भी वे कोचिंग केंद्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उनका एडमिशन नहीं होगा। सभी को राम राम। हाल फिलहाल के मंथली करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम मंथली करंट अफेयर्स को मैप के साथ डिस्कस करेंगे। देखो, मैप के साथ डिस्कस करने का फायदा है कि पॉइंट आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। अगर आपको एग्जाम में करेक्ट आंसर भी नहीं आता है तो भी आप मैप की वजह से आइडिया लगा सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने इंडिया के मैप में किस पार्ट में देखा था। इसके साथ ही हम पॉइंट से रिलेटेड इमेजेस का भी यूज करते हैं। इन सब से आपको करंट अफेयर्स याद करना इजी रहता है और साथ ही लंबे समय तक याद भी रहता है। इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है, किस देश की फारसी यानी पर्शियन भाषा को नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। ये ईरान की लैंग्वेज है पर्शियन, इसको शास्त्रीय भाषा में शामिल करने की घोषणा की है नई शिक्षा नीति 2020 के तहत। संविधान के शेड्यूल 8 में, अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल तमिलनाडु की, कन्नड़ कर्नाटक, तेलुगु आंध्र प्रदेश, मलयालम केरल, उड़िया उड़ीसा और साथ ही नॉर्थ इंडिया के लिए संस्कृत। यानी आप ऐसे याद कर सकते हो, साउथ इंडिया के तो सभी स्टेट जितने भी हैं सबकी लैंग्वेज ले ली है। जैसे मान लो इधर कर्नाटक है तो उसके लिए कन्नड़, नीचे केरल है मलयालम, इस तरफ आपका तमिलनाडु उसकी तमिल, ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश और इस तरफ आ जाता है आपका तेलंगाना, दोनों की तेलुगु है। ऊपर की तरफ उड़ीसा है तो वहाँ की उड़िया लैंग्वेज और एक लैंग्वेज संस्कृत। ये 6 लैंग्वेज है। सातवीं पर्शियन को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की घोषणा की है। साथ ही शेड्यूल 8 में बताया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की 22 है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने टोल भुगतान के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए पहल शुरू की है, एक वाहन एक फास्टैग। इसका उद्देश्य ऐसे चलन को खत्म करना है जिसमें फास्टैग तो एक होता है और वाहन उससे कई रजिस्टर हो जाते हैं, या फिर एक वाहन होता है और उसके कई फास्टैग होते हैं। इसी को ही खत्म करने के लिए एक वाहन एक फास्टैग पहल की शुरुआत की है। जो फास्टैग है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीक पर काम करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजना की घोषणा की है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे। भारत की कौन सी इंश्योरेंस कंपनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी बन गई है? ये LIC है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी ऐसी कंपनी जो काम तो कंपनी की तरह कर रही है, किसी कॉर्पोरेशन की तरह, पर की ओनर गवर्नमेंट है, मैक्सिमम शेयर गवर्नमेंट के पास है। LIC ने स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर निकाले थे, जैसे BSE या फिर NSE होता है। LIC का मुख्यालय मुंबई में और चेयरपर्सन है सिद्धार्थ मोहंती। वर्ल्ड में वैश्विक स्तर पर इस्पात यानी स्टील उत्पादन में भारत का स्थान सेकंड है, फर्स्ट पर चाइना है। कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? भारत है। साल्टन सागर में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है। साल्टन सागर उत्तर अमेरिका में है। लिथियम का यूज ज्यादातर बैटरी बनाने में किया जाता है। फरवरी 2023 में भी देश में जो पहला लिथियम भंडार मिला था वो जम्मू कश्मीर में मिला था। कैमिलियन ट्रोजन है, ये मालवेयर एक जो किसी भी फोन के जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होते हैं, चाहे आपके फिंगरप्रिंट्स हो या फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन मेथड यूज करते हो, तो उसको डिसेबल करके पिन या पासवर्ड चुरा लेता है।
मालवेयर एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो फ़ोन या लैपटॉप, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, जैसे कंप्यूटर हो गया, उसके सिस्टम को हार्म करता है या उससे डाटा चुराता है, जो भी इंपॉर्टेंट डाटा रहता है। 1 जनवरी 2024 को इसरो का अपना पहला मिशन एक्सपोसैट था, एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट। एक्सपोसैट मिशन भारत का पहला और दुनिया का दूसरा डेडिकेटेड पोलैरिमीटर मिशन था। इससे पहले सिर्फ नासा ने यह मिशन लॉन्च किया था, जो इमेजिंग एक्सरे पोलैरिमेट्री एक्सप्लोरर था, उसे लॉन्च किया था। और ये जो सैटेलाइट होती है एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट, ये अंतरिक्ष में जो भी रेडिएशन होती है उसकी स्टडी करता है, उसकी इंफॉर्मेशन देता है। इसरो की बात करें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये 15 अगस्त 1969 को फॉर्म हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में और इसके फाउंडर विक्रम साराभाई थे। फिलहाल इसके चेयरपर्सन है एस सोमनाथ। लैग्रेंजियन पॉइंट L1 पॉइंट में अंतरिक्ष यान स्थापित करने वाला भारत कौन सा देश बन गया है? ये 4th देश बन गया है, 4th कंट्री। इससे पहले अमेरिका, यूरोप और चीन, सिर्फ ये 3 ही कंट्री हैं जिन्होंने L1 पॉइंट पर अपनी सैटेलाइट स्थापित की है। आदित्य L1 मिशन भारत का पहला सूर्य मिशन है, जो 2 सितंबर 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा में, वहां से रॉकेट का नाम है PSLV XL, इसे लॉन्च किया था। L1 वो पॉइंट है जहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण 0 होता है, यानी मान लो ये अर्थ है और ये सन है। इन दोनों का अपना एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है, यानी सन भी उसी फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है और अर्थ का भी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही लग रहा है। तो यहां पर अगर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं इस पॉइंट पर, इसे L1 पॉइंट कहते हैं, यहां पर कोई सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वो ना तो सन की तरफ अट्रैक्ट होता है ना अर्थ की तरफ, दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्योंकि दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पॉइंट पर इक्वल होता है, तो वो यहां से दोनों में से किसी की तरफ भी अट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है चंद्रयान मिशन। चंद्रयान मिशन यानी मून मिशन है, पेरेग्रन 1। इसे लॉन्च किया है USA ने। ये दुनिया का पहला प्राइवेट मून मिशन है। इसका नेतृत्व एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने किया है। पहला मून मिशन है जिसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है। 2024 में जो वीरता पुरस्कार दिए गए, 80 वीरता पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से 6 कीर्ति पुरस्कार और 16 शौर्य चक्र थे। वीरता पुरस्कार को अगर ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के क्रम में व्यवस्थित करें तो सबसे पहला आता है परमवीर चक्र, अशोक चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड उसके बाद आता है शौर्य चक्र। वीरता पुरस्कारों की घोषणा साल में 2 बार की जाती है, एक बार गणतंत्र दिवस पर यानी 26 जनवरी को और एक बार स्वतंत्रता दिवस पर यानी 15 अगस्त को। यहाँ पर जो 80 वीरता पुरस्कार दिए गए हैं ये 26 जनवरी को दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स देखते हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की पहली महिला महानिदेशक नीना सिंह बनी है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक राहुल रसगोत्र हैं। यह ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। 16वां वित्त आयोग जो फाइनेंस कमीशन है उसके अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया हैं। ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। 1 अप्रैल 2026 से 5 साल की अवधि के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच राजस्व हिस्सेदारी जो निर्धारित करता है उसका कार्य करने के लिए और साथ ही आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। देखो, फाइनेंस कमीशन का काम क्या होता है, जो भी टैक्स लेती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कैसे डिवाइड करें, ये डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। ये 16वां फाइनेंस कमीशन है और इसके सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में राजस्व को वितरित और आवंटित करता है। भारत के प्रेसिडेंट इसे संविधान के आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। महारत्न कंपनी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड। इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं RK त्यागी। 1989 में पावर ग्रिड एस्टेब्लिश हुई थी और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है।
पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन पीएफसी, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा हैं। बहल के, ये भी महारत्न कंपनी है, बीएचईएल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कोप्पू सदाशिव मूर्ति हैं। सीआईएल कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं पीएम प्रसाद। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं अरमेंदु प्रकाश। एसएसबी, इसकी फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल, इसके महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी हैं। और सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं नीश दयाल सिंह। स्पोर्ट्स का देखते हैं। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था, उसे महिला एकल वुमेन सिंगल का खिताब जीता है आर्यना सबालेंका। इसने चीन की किनवेन जेंग को हराया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। आपको सिंगल मेल और फीमेल का याद होना चाहिए किसने जीता है। वुमेन में तो जीता है आर्यना सबालेंका और मेन सिंगल के विनर है जेनिक सिनर, ये इटली के हैं। और रनर अप रहे हैं इसमें डैनिल मेदवेदेव, ये रसिया के हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन मेंस डबल में विनर रहे रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन। रोहन बोपन्ना वर्ल्ड के ओल्डेस्ट मैन है जिन्होंने टेनिस का कोई मेजर टाइटल जीता है, यानी ग्रैंड स्लैम जीता है। डबल्स में जीता है रोहन बोपन्ना ने। तो क्वेश्चन आ जाए ऑस्ट्रेलिया में सबसे ओल्डेस्ट डबल में किन्होंने टाइटल जीता है, तो रोहन बोपन्ना है। और वैसे भी टेनिस में ओवरऑल सबसे ओल्डेस्ट कोई ग्रैंड स्लैम जीतने वाले रोहन बोपन्ना है। इसके साथ ही डबल्स की रैंकिंग में, मेंस डबल की रैंकिंग में प्रथम स्थान पर पहुंचने वाले भी सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना है। स्पेन की महिला फुटबॉल खिलाड़ी हैं, उन्हें फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है, ये एइटाना बोनमाती। और पुरुष श्रेणी में लियोनेल मेसी ने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड 2023 जीता है। इन्होंने ये अवार्ड 8वीं बार जीता है। 2023 में इन दोनों ने, एइटाना बोनमाती और लियोनेल मेसी ने 2023 के लिए बैलोन दे और पुरस्कार जीता था। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड मेल में और महिला फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड जीता है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है पॉइंट। और गोलकीपर के अवार्ड की बात करें तो मेंस में एडरसन ने बेस्ट गोलकीपर अवार्ड और फीमेल में मैरी अर्प्स ने, जो इंग्लैंड की है। एडरसन ब्राजील के हैं। वर्ल्ड चेस चैंपियन को हराने वाले भारत के दूसरे चेस खिलाड़ी बने रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नीदरलैंड में आयोजित हुआ था टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा। इसमें वर्ल्ड चेस चैंपियन डिंग लिरेन को हराया था रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। आईआर की बात करें तो ब्रिक्स में काफी चेंजेस हुए हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। पहले ब्रिक्स में सबसे पहले 4 देश थे, उस टाइम इसका नाम ब्रिक था। ब्राजील, रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। बाद में साउथ अफ्रीका और जुड़ गया तो इसका नाम हो गया ब्रिक्स। अब और चेंजेस हुए हैं ब्रिक्स में, तो टोटल 10 कंट्रीज हो गई हैं ब्रिक्स में। पहले तो ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। इसके अलावा है मिस्र यानी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। 2006 में बना था ब्रिक। उस टाइम आपको बताइए ये ब्राजील, रूस, भारत और चीन ये देश थे। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ जिससे ब्रिक्स बन गया था ये। और मिस्र यानी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई 1 जनवरी को प्रवेश करने वाले हैं। इन्होंने 1 जनवरी को प्रवेश किया है। अर्जेंटीना भी पहले इसमें शामिल हुआ था पर बाद में इसने मना कर दिया। आबादी के हिसाब से देखें ब्रिक्स को तो लगभग 3.5 बिलियन या फिर कहीं दुनिया का 45% आबादी वाले देश इस ग्रुप में है। और साथ ही दुनिया के 28% ग्लोबल इकोनॉमी वाले देश इस ग्रुप में है, जो 28.5 ट्रिलियन की बनती है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ब्रिक्स में जो देश हैं वो दुनिया का 44% यानी 44% क्रूड ऑयल रखते हैं। 2014 में, ये इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स ने नेशनल डेवलपमेंट बैंक बनाया था जो डेवलपमेंट के लिए मनी देता है, रुपए देता है। ब्रिक्स के बैंक का क्या नाम है? न्यू डेवलपमेंट बैंक।
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष यानी 78th प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली डेनिस फ्रांसिस हैं। भारत सरकार द्वारा भारत पार्क बनाया गया है संयुक्त अरब अमीरात में, यूएई में। यूएई की बात करें तो यहाँ की कैपिटल अबू धाबी है और यहाँ के किंग हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इस भारत पार्क में भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के शोरूम होंगे, उनके वेयर हाउस होंगे और इसका उद्देश्य है कि भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ावा देना। बांग्लादेश में 2024 में चुनाव में जीत हासिल की है अवामी लीग पार्टी ने। इस पार्टी की अध्यक्ष हैं शेख हसीना, जो प्राइम मिनिस्टर भी चुनी गई हैं। ये 5वें कार्यकाल के लिए प्राइम मिनिस्टर बनी है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और यहाँ की करेंसी टका। राष्ट्रपति हैं यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। अब अवार्ड्स को कवर करते हैं। 75th एम्मी अवार्ड्स 2024, इसमें ड्रामा सीरीज में देखिए बेस्ट सीरीज का अवार्ड मिला है सक्सेशन को। इसमें बेस्ट एक्टर हैं क्योरन कल्किन, सक्सेशन के ही एक्टर हैं ये, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं सारा स्नोक, सक्सेशन की एक्ट्रेस हैं। और कॉमेडी सीरीज में बेस्ट सीरीज है द बियर। बेस्ट एक्टर जेरेमी एलन वाइट, द बियर के एक्टर हैं ये। और बेस्ट एक्ट्रेस क्विंटा ब्रुनसन, अबाउट एलिमेंट्री सीरीज की एक्ट्रेस हैं। असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है असम वैभव। असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया गया है रंजन गोगोई को। ये मुख्य न्यायाधीश थे और राज्यसभा के सांसद हैं। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 ये प्रदान किया गया है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को। बी.आर. कंबोज को दिया गया है। यह अवार्ड मध्य प्रदेश के ग्वालियर में वन हेल्थ वन वर्ल्ड पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था वहां पर दिया गया है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उन्होंने ये पुरस्कार बी.आर. कंबोज को दिया था। यह पुरस्कार उनको शिक्षा, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और कृषि विज्ञान के विस्तार में जो उन्होंने योगदान दिया है उसके लिए दिया गया है। ये आपको इतना याद करने की जरूरत नहीं है। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ योगदान दिया हो, जैसे भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए या फिर कृषि में स्थिरता या कृषि के क्षेत्र में अपना योगदान दिया हो। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक है। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं ये। भारत में बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 से स्टार्ट हुई थी और वर्ल्ड की बात करें तो 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई थी। फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है और वर्ल्ड की बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नॉर्मन बोरलॉग है। इसी के लिए उनको 1970 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। यह प्रदान किया गया है पीवी नरसिम्हा राव को, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और लाल कृष्ण आडवाणी जी को, चौधरी चरण सिंह को, ये भी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, और कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं ये। और एमएस स्वामीनाथन जो भारत में हरित क्रांति के जनक थे, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन। इस बार 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। भारत रत्न से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि कब से स्टार्ट हुआ था ये। 1954 से स्टार्ट हुआ था। पद्म भूषण भी 5 लोगों को दिया गया है, जिनमें पद्मा सुब्रमण्यम कला के क्षेत्र में दिया गया, तमिलनाडु से हैं ये। वैजयंती माला बाली कला के क्षेत्र में तमिलनाडु से हैं ये। कोनिडेला चिरंजीवी इनको भी कला के क्षेत्र में दिया गया, ये आंध्र प्रदेश से। वेंकैया नायडू जी को भी दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स के लिए, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं। और इनके अलावा बिंदेश्वर पाठक सामाजिक कार्य के लिए दिया गया है, बिहार से बिलोंग करते हैं ये। अगर पद्म भूषण की बात करें तो 17 लोगों को पद्म भूषण दिया गया है। सभी 17 लोगों के नाम याद करना जरूरी नहीं है, पर एक बार नजर मार लेना। इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो पोस्टथेमस जो अवार्ड दिया गया है यानी मृत्यु उपरांत। इसके अलावा इंडिया के बाहर के किसी को पद्म भूषण दिया गया है, वो भी इंपॉर्टेंट है, जैसे श्री योंगलियो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया है, ताइवान के हैं ये। देखो स्टार्ट से देखते हैं। फातिमा बीवी को पब्लिक अफेयर्स में दिया गया है, केरला से बिलोंग करती थी ये।
ये मृत्युपरांत पोस्टहेमस दिया गया अवार्ड। नेक्स्ट है श्री होमोस एंड कामा, लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म के लिए दिया गया, महाराष्ट्र से है ये। मिथुन चक्रवर्ती आर्ट्स हैं, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। सीताराम जिंदल ट्रेड एंड इंडस्ट्री में दिया गया, कर्नाटक से बिलोंग करते हैं। योंग लियो ट्रेड एंड इंडस्ट्री में ताइवान से बिलोंग करते हैं। श्री अश्विन बालचंद मेहता मेडिसिन के फील्ड में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री सत्यव्रता मुखर्जी पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, पोस्टहेमस दिया गया, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है श्री राम नायक पब्लिक अफेयर्स में, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये। श्री तेजस मधुसूदन पटेल मेडिसिन की फील्ड में, गुजरात से बिलोंग करते हैं। श्री ओलनचेरी राजगोपाल पब्लिक अफेयर्स में दिया गया, केरला से बिलोंग करते हैं। दत्तारे अंबादास मायालू या फिर इनको राजदूत के नाम से भी जाना जाता है, आर्ट्स की फील्ड में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। श्री तोगदन रिनपोचे पोस्टहेमस दिया गया है, स्पिरिचुअलिज्म में, लद्दाख से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है प्यारे लाल शर्मा, आर्ट्स की फील्ड में दिया गया, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर मेडिसिन की फील्ड में, बिहार से बिलोंग करते हैं ये। उषा उथुप आर्ट्स की फील्ड में, वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती हैं। श्री विजयकांत पोस्टहेमस दिया गया इनको ये, आर्ट्स की फील्ड में, तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। श्री कुंदन व्यास लिटरेचर एंड एजुकेशन जर्नलिज्म में इनको अवार्ड मिला है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं ये कंप्लीट करंट अफेयर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और रिवाइज करने के लिए काफी इजी रहेगा आपके लिए। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2024 में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है, बेंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से जीता इन दोनों ने। इसके अलावा और भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे, जैसे सर्वश्रेष्ठ एयरलाइंस का पुरस्कार विस्तारा टाटा एयरलाइंस लिमिटेड ने जीता है। स्थिरता चैंपियन यानी सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड जीता है एयर इंडियन एक्सप्रेस ने। बेस्ट कार्गो सर्विस अवार्ड स्काईवेज एयर सर्विसेज ने जीता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की बात करें तो इसके प्रमुख विजेता हैं वीरता में आदित्य विजय ब्रह्मणे, इनको मृत्युपरांत मिला है, मरणोपरांत, महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे ये। नवाचार की श्रेणी में सुहानी चौहान को, दिल्ली से हैं ये। विज्ञान प्रौद्योगिकी में आर्यन सिंह को, राजस्थान से हैं। खेल में जेसिका नई सरिंग बैडमिंटन खिलाड़ी हैं ये, अरुणाचल प्रदेश की हैं। और लिंथोई चनाम्बम जूडो में मिला इनको ये, मणिपुर से बिलोंग करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को मिलता है और बच्चों के लिए भारत का ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, नागरिक सम्मान है ये, जो बहादुरी, कला और संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सामाजिक सेवा और खेल इन क्षेत्रों में दिया जाता है। आईसीसी ने भी कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 के लिए सूर्य कुमार यादव इंडिया से इनको अवार्ड मिला है। और फीमेल में वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है हेले मैथ्यूज को, वेस्ट इंडीज की खिलाड़ी हैं ये। एमर्जिंग मेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड की खिलाड़ी हैं। और एमर्जिंग वीमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है फीबी लिचफील्ड को, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं ये। 23 जनवरी 2024 को हैदराबाद में बीसीसीआई ने भी अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए थे। पोली उमरीगर अवार्ड मिला है शुभमन गिल को। और सीके नायडू पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है रवि शास्त्री जी को। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के विजेता रहे, सबसे स्वच्छ राज्य तो रहा है महाराष्ट्र। और 1 लाख से अधिक आबादी की बात करें तो इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत गुजरात, ये दोनों फर्स्ट नंबर पर रहे हैं। फास्ट मूवर सिटी पणजी गोवा रहा है। ये दो तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऊपर के दो। और 1 लाख से कम आबादी की बात करें तो सासवड़ मुंबई फर्स्ट नंबर पर रहा है। और फास्ट मूवर सिटी अवार्ड 1 लाख से कम की आबादी वालों में नौरेजाबाद मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पर रहा है। गंगा टाउन का पुरस्कार मिला है वाराणसी उत्तर प्रदेश को। स्वस्थम राजधानी, स्वस्थम कैपिटल इंपोर्टेंट है काफी, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसको अवार्ड मिला है।
सफाई मित्रता पुरस्कार चंडीगढ़ को मिला है। सफाई मित्र सुरक्षित शहर के लिए इनको मिला है, क्योंकि यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। जो मैन होल होते हैं उनको ऐसे बनाया गया है कि मशीनों से साफ सफाई हो जाए, तो इन्हीं कामों के लिए इनको सफाई मित्रता पुरस्कार मिला है। स्वच्छ छावनी अवार्ड मिला है मऊ, जो इंदौर में है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 को कवर करते हैं। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा में ओपनहाइमर ने अवार्ड जीता है। और बेस्ट एक्ट्रेस लिली ग्लैडस्टोन को, इन्होंने एक्टिंग की थी किलर्स ऑफ द फ्लावर मून में। बेस्ट एक्टर में किलियन मर्फी को अवार्ड मिला, ये ओपनहाइमर के एक्टर थे ये। बेस्ट मोशन पिक्चर एनिमेटेड द बॉय एंड द हेरोन। और बेस्ट मोशन पिक्चर जो नॉन इंग्लिश लैंग्वेज में है एनाटॉमी ऑफ द फॉल, इसने अवार्ड जीता है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलन को, ओपनहाइमर के डायरेक्टर थे ये। तेंजिंग नोरगे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया सविता कंसवाल को, ये इनको मरणोपरांत दिया गया है। सविता कंसवाल ने 16 दिन में 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई की 2 चोटियां माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू इनको फतेह करने वाली ये पहली भारतीय महिला पर्वतारोही थी। हेल्थ में पॉइंट है, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित, इंडिया में ये वैक्सीन विकसित हुई है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन। इसका नाम है हैविश्योर। इसे इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड यानी IIL ने विकसित किया है। और भारत का लक्ष्य है 2030 तक हेपेटाइटिस सी को खत्म करना, इसका उन्मूलन करना है। अब इंपॉर्टेंट डेज को कवर करते हैं। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को मनाया जाता है, लुइस ब्रेल की याद में मनाया जाता है। ब्रेल एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे जिनकी विजन नहीं है, विजनरी डिसेबल्ड पर्सन्स हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो इस लैंग्वेज से पढ़ सकते हैं। जैसे एक कागज रहता है, उसमें स्पेशली पैटर्न्स में उभार और निशान होती है, वे उस पैटर्न के हिसाब से आइडिया लगा लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेशनल यूथ डे या राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस था। थल सेना दिवस आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। और पराक्रम दिवस इंपॉर्टेंट है ये काफी, क्योंकि इसकी शुरुआत 2021 में ही हुई है। ये सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। और शहीदी दिवस मार्टियर्स डे 30 जनवरी को, क्योंकि इस दिन गांधी जी शहीद हुए थे। इसको आप ट्रिक से याद कर लो तो बहुत सही है। जैसे पहले एज्यूम कर लो, शुरुआत किससे करनी है, हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है, तभी तो बाहर जा पाएंगे। प्रवासी भारतीय दिवस यानी NRI, तभी तो NRI बन पाएंगे अगर पैसे कमाने हैं, नौकरी करनी है। और बाहर कौन जाता है, देश का युवा ही जाएगा जिसको नौकरी करनी है। जिनकी एज हो गई वो तो फिर बाहर जाकर नौकरी करने के बारे में नहीं सोचते। इसके अलावा युवा और क्या काम करता है, जिनमें देशभक्ति की भावना रहती है वो थल सेना में चले जाते हैं, इसलिए आर्मी डे। आर्मी में हमें पराक्रम दिखाना पड़ता है, पराक्रम दिवस। पहले आर्मी में सिर्फ मेल जा सकते थे, पर अब फीमेल को भी अलाउड कर दिया है, वुमेन्स को भी अलाउ कर दिया है, इसलिए राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 24 जनवरी। 26 जनवरी क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था हमने। और आर्मी का मेन फंक्शन है देश की रक्षा करना, जिससे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बचा रहे, और इसी को प्रोटेक्ट करने में कुछ जवान शहीद भी हो जाते हैं, इसलिए शहीदी दिवस 23 जनवरी को। अगर आपके माइंड में कोई और बढ़िया ट्रिक आती है तो आप उससे याद कर सकते हो। ट्रिक का बस ये फायदा है कि जल्दी भूलते नहीं है और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं होता, याद भी जल्दी आ जाता है। ग्लोबल फायर पावर एक इंडेक्स निकालता है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 निकाला था इसने। इसमें भारत की रैंक थी 4th और टॉप 3 कंट्रीज थे। फर्स्ट पे USA, सेकंड पे रसिया और थर्ड पे चाइना, 4th पे इंडिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स ये बताता है कि किसी कंट्री की लैंड, सी या एयर में डिफेंस करने की या अटैक करने की कैपेबिलिटी यानी लड़ने की ताकत कितनी है। और इसका रिजल्ट डिपेंड करता है वहाँ पर कितनी मैन पावर है, इक्विपमेंट कैसे हैं, इसके अलावा उस देश में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
या फिर देश का फाइनेंस कैसा है। ऐसा तो नहीं कि वो कर्जे में ही डूबा हुआ है ना, कर्जे में डूबा रहेगा तो वो तो क्या लड़ाई लड़ेगा। इसके अलावा उसकी ज्योग्राफी कैसी है, इन सभी को कैलकुलेट करके कंट्री की रैंकिंग निकाली जाती है। इंडिया की रैंकिंग 4th है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत के पासपोर्ट की रैंक 82nd थी, 82 रैंक थी। फर्स्ट पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सिंगापुर और जापान, ये 6 कंट्रीज थे टॉप पर। और लास्ट में अफगानिस्तान था जिसकी 107th रैंक थी। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स यानी पासपोर्ट रैंक ऐसे निकाली जाती है कि जैसे कोई देश है तो कितने देशों में उसको जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अपने पासपोर्ट से जा सकता है। कितना इजी रहता है उसके दूसरे देशों में ट्रेवल करना, इस पर डिपेंड करता है कि उसकी पासपोर्ट की रैंक क्या रहेगी। विधि और न्याय, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और इसके अलावा दूसरे जो निर्वाचन आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक 2023 आया था। उसके अनुसार चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर, इसकी नियुक्ति के लिए एक चयन समिति का गठन किया गया है, जिसमें इस चयन समिति में प्रधानमंत्री शामिल होंगे जो इस समिति के अध्यक्ष होंगे। साथ ही एक कैबिनेट मंत्री यानी सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर जिसे प्रधानमंत्री नामित करेंगे। और जो थर्ड होंगे वो होंगे लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं। अगर विपक्ष का कोई नेता नहीं है लोकसभा में तो जो सबसे बड़ा विपक्षी दल है उसका नेता, ये 3 चयन समिति में शामिल होंगे। और इनके निर्णय पर ये जो सिफारिश देंगे राष्ट्रपति को, उसके द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को। इनकी नियुक्ति कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 में दी हुई है, 324 में। और इस एक्ट में जो शामिल हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका वेतन और सेवा की शर्तें यानी सर्विस के जो कंडीशंस हैं और साथ ही सैलरीज कैबिनेट सचिव, कैबिनेट सेक्रेटरी के बराबर होंगे। इससे पहले जो था 1991 का अधिनियम, उसके तहत इनकी सैलरी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के सैलरी के बराबर थी। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निष्कासित करना है, निकालना है, तो ऐसे ही निकाला जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निष्कासित किया जाता है। और अगर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर्स की बात है तो उसको मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अनुशंसा पर हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है गांधी, ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स। ये बुक लिखी है MJ अकबर ने। इस बुक में 3 आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन, 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान था, उनकी क्या भूमिका थी, इस बारे में बताया गया है। अब मिसलेनियस टॉपिक कवर करते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की गायिका थी डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका निधन हो गया है। ये किस घराने से संबंधित थी? किराना घराना से संबंधित थी ये। इनका जन्म हुआ था पुणे में और इनको जो अवार्ड मिले थे 2022 में पद्म विभूषण अवार्ड मिला था। इनको 2002 में पद्म भूषण अवार्ड भी मिला है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1991 से भी सम्मानित किया गया था और इससे पहले पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इनको 1990 में। किराना घराना उत्तर प्रदेश के शामली जिले की तहसील है। कस्बा कैराना से संबंधित है और यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक घराना है। आपको इतना पता होना चाहिए, किराना घराना का संबंध उत्तर प्रदेश से है और इसके संस्थापक हैं अब्दुल करीम खान। और प्रभा अत्रे, डॉक्टर प्रभा अत्रे जिनका निधन हुआ है, ये किराना घराना से संबंधित है। हाल ही में मशहूर शायर मुन्नवर राना का भी निधन हुआ था। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 2014 में। किस कविता के लिए मिला था इनको? सहदाबा के लिए। होन्सु आइलैंड ये जापान में स्थित है। ये न्यूज में इसलिए रहा था क्योंकि यहां पर 90 मिनट में 21 भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए थे। वेद प्रकाश नंदा जी का निधन, ये पद्म पुरस्कार से सम्मानित थे। इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान 2018 में प्रदान किया गया था, 2018 में दिया गया था इनको। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, ये पहले हम मैप में कर चुके हैं, पर इससे रिलेटेड दूसरे पॉइंट्स हैं जो यहां पर कवर करना है। भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस, इसका अनावरण आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में किया गया था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, 206 फीट की, जिसमें से मुख्य मूर्ति तो 125 फीट की है और उसके जो नीचे का मंच होता है ओसर मंच, वो 81 फीट का है। और भारत के बाहर की बात करें
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ये बनी है मैरीलैंड यूएसए में। इसके अलावा इंडिया में जो और इम्पोर्टेंट स्टैचूज हैं उनको देख लेते हैं। राजस्थान से देखिए, स्टैचू ऑफ बिलीफ, लॉर्ड शिवा की स्टैचू है ये नाथ द्वारा राजस्थान में है। और स्टैचू ऑफ पीस, ये जैनाचार्य हैं श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, राजस्थान में ये स्टैचू भी। गुजरात में है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी नाम है इसका। इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। आदि शंकराचार्य की मूर्ति है स्टैचू ऑफ वननेस, मध्य प्रदेश में है ये, 108 फीट की ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजन की है ये, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी, ये स्टैचू केम्पे गौडे की है, कर्नाटका में स्थित है ये। भारत की सुचेता सतीश ने गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है। किसमें बनाया है? संगीत में बनाया इन्होंने ये रिकॉर्ड। और ये रिकॉर्ड किस चीज का है? एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे ज्यादा भाषाओं में, सबसे अधिक भाषाओं में गाना गाकर ये गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितनी भाषाओं में इन्होंने गाना गाया था? 140 लैंग्वेज में, 140 भाषाओं में गाना गाया था। और जो दूसरे गिनीज विश्व रिकॉर्ड है उनको भी देख लेते हैं। गुजरात में जब साल स्टार्ट हुआ था 2024 का, उसके पहले ही दिन यानी 1 जनवरी को 108 जगहों पर सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1200 से ज्यादा लोगों ने तबला बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। हिंद तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है किर्गिस्तान ने। किर्गिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, जैसे आप मैप में देख सकते हो, चारों तरफ से दूसरे देशों से घिरा हुआ है, जमीन से ही जुड़ा हुआ है। सेंट्रल एशिया का एक कंट्री है किर्गिस्तान। इसने हिम तेंदुआ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। इस लेक्चर में इतना ही। मंथली करंट अफेयर्स हम 2 पार्ट में कंप्लीट करवाएंगे। पहले पार्ट में हम करंट अफेयर के उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो मैप्स में स्टेट वाइज अरेंज किए हैं, और सेकंड पार्ट में जो पॉइंट स्टेट वाइज एडजस्ट नहीं किए हैं उन पॉइंट्स को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, और जहां पर मैप की जरूरत होगी वहां पर मैप का यूज करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप सिंपल भी सर्च कर सकते हैं जैसा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सिंपल हाल फिलहाल के नाम से भी सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर। आप अपना कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।